So, hello dear students, myself Krish Joshi and I am your history mentor. So, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी हिस्ट्री की बुक 1 का यानी थीम 1 का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ योर ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स. तो आइए आज हम इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड बता दूं आप सभी को, आपकी हिस्ट्री की बुक में 3 बुक्स हैं और तीनों बुक्स में से आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं और आपके 12 चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं. एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि जो बहुत बोरियत वाला हो या बहुत बेकार हो. सारे के सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं. किसी भी चैप्टर से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 8 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं और आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन मिलते हैं और तीनों में चॉइस होती है. और जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी चैप्टर से रिलेटेड दोनों क्वेश्चन होते हैं, यानी चॉइस में दोनों क्वेश्चन. सपोज कीजिए कि आपका अगर फर्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग नंबर का 8 नंबर वाला अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले चैप्टर से पूछा है तो उसका जो ऑप्शन वाला यानी जो चॉइस वाला क्वेश्चन होगा वो भी इसी चैप्टर के थ्रू पूछा जाएगा. तो वैसे तो दोनों क्वेश्चन ईजी ही होते हैं, बट कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जो चॉइस में रहता है कभी कभी वो टफ भी आ जाता है. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट दिस चैप्टर. सो अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है सिलेबस वाला तो आप पहले जाके उसको चेक कीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये सिविलाइजेशन से बेस्ड है, राइट. तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके वर्ल्ड में टोटल आपकी कितनी सिविलाइजेशन थी. माना जाता है कि जो ये हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी हमारी, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये बहुत पुरानी सभ्यता थी, यानी ओल्ड सभ्यताओं में यानी ओल्ड सिविलाइजेशन में आती थी. तो टोटल हमारे पूरे होल वर्ल्ड में टोटल 4 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं. हाउ? तो लेट मी क्लियर यू. सो जो हमारी फर्स्ट सिविलाइजेशन माना गया है जो सबसे ओल्ड थी वो थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि यूफ्रेट और टिग्रिस रिवर के बीच में बसी हुई थी. मतलब एक तरफ यूफ्रेट नदी थी और दूसरी तरफ टिग्रिस नदी थी. तो मेसोपोटामिया को हमारी वर्ल्ड की फर्स्ट सिविलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है. और रही बात इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये भी हमारी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में ही आती है. ये विलुप्त क्यों हुई ये आगे आप चैप्टर में पढ़ेंगे. फिर आपकी आती है इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ठीक है. और ये ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसने इंडिया, चाइना, इन सबको एक रिवर के रूट से कनेक्ट कर रखा था, राइट. एंड जो चाइनीज सिविलाइजेशन है वो आपकी क्वोफो रिवर के किनारे थी और जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी वो नाइल रिवर के किनारे थी, यानी नाइल नदी सुनी होगी आपने वो. और अब हम इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं ब्रिक बीड्स एंड बोन्स. ब्रिक्स मतलब ईंटें, बीड्स मतलब वो आपके मोती, एंड बोन्स मतलब वो अस्थियां, ठीक है. तो आइए लेट्स गेट स्टार्ट दिस चैप्टर. होप आज हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ने जा रहे हैं. थोड़ा डीप चैप्टर है, लेंदी है, बट अगर आपने वन शॉट देखना है तो वो भी जल्दी आएगा. So let's get start this chapter. So let me take a pen for you. Then we're going to start this chapter, right? Okay. These are some photos. You can check for your own understanding. क्योंकि क्वेश्चन सीबीएसई कुछ भी पूछ लेता है, ठीक है. पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन 1 नंबर में आता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं. इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ मैं आपको बता दूं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं. फर्स्ट वन इज हड़प्पा एंड सेकंड वन इज मोहिंजोदाड़ो. दीज आर सम 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट. अच्छा, अब बात करते हैं कि जब यहाँ पे एक्सकेवेशन हुआ यानी खुदाई हुई तो उसके दौरान हमें क्या मिला, क्योंकि अभी हम एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं बेसिकली. तो यहाँ पर आपको क्या हुआ, पॉटरी यानी कुछ ऐसे वस्तुओं का आपको मतलब यहाँ से एक्सकेवेशन के थ्रू मिला है. पॉटरी यानी वो बर्तन हो गए, ठीक है. एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्टोलिज्म यानी आपको जो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे उसके बारे में पता चला, यानी कुछ क्रॉप्स मिली होंगी, उसके कुछ फॉसिल्स मिले होंगे, है ना, वो सारी चीज़ें. और पेस्टोलिज्म हमें कैसे पता चला, क्योंकि चैप्टर का नाम ही आपने पढ़ा है कि बोन्स. तो यानी राइट हमने इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया कि हमें कुछ एनिमल्स की हड्डियाँ यानी बोन्स मिली हैं और कुछ हमें क्राफ्ट की चीज़ें मिली. लाइक हमें उससे पता चला कि हाँ यार दे आर बेस्ट इन क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑल्सो. तो कुछ चीज़ तो हमें पता चली होगी कि दे आर स्किल्ड इन दिस कैटेगरी. तो ये सब चीज़ें हमें एक्सकेवेशन के थ्रू मिली, यानी खुदाई के दौरान मिली. तो ये सारी आप चीज़ें यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो. अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज. यानी कि वो सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज का मतलब है कि वो जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे, उनका मीन्स यानी लिवलीहुड
मीन्स ऑफ लिवलीहुड, जीवन जीने के लिए वो क्या क्या करते थे, तो वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द हड़प्पन एट अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। Archaeologists have been able to reconstruct the dietary practices from finds to charred grains and seeds. These are studied by archaeobotanists who are specialists in ancient plant remains grains. तो हमें बताया कि इस खुदाई के दौरान हमें क्या हुआ, कुछ ग्रेन्स मिले, जैसे कि इसमें आपको क्या क्या मिला होगा, आपको एग्जांपल दिया होगा आगे, वीट मिले थे, बार्ले मिले थे, लेंटिल्स मिली थी, दालें मिली थी, चिकपी मटर के दाने, है ना, सेसमे सीड्स, आपको मिलेट्स भी मिले थे, ठीक है। और ये कहाँ से मिले थे, ये मिले थे गुजरात में, लोथर नाम की एक जगह है गुजरात में, वहाँ से मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बताया, और इन्होंने ये भी बता रहा कि जो हड़प्पा के लोग थे ये क्या करते थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो उनको प्लांट से कुछ चीज़ें खाने के लिए मिलती थी, साथ ही साथ एनिमल प्रोडक्ट्स से खाने को जो चीज़ें मिलती थी ये इसको खाया करते थे। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि एग्रीकल्चर कैसे करते हैं, क्योंकि हमें ग्रेन्स के मिले, फार्मिंग ग्रेन्स, इनके प्रूफ मिले। तो मैंने आपको बताया ना, वीट, लेंटिल, बार्ले, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली थी। और जो लोग इसको एग्रीकल्चर यानी जो सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज जिन्होंने पता लगाई, तो इन एक्सकेवेशन करने वाले को वैसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, बट इसी में भी एक फील्ड होती है ना कि जो आप एग्रीकल्चर की फील्ड का पता लगा रहे हो, तो इनको आर्कियोबोटेनिस्ट बोलते थे, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं, 1 मार्कर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बेसिकली। और ये स्पेशलिस्ट होते हैं प्लांट्स, रिमेन्स, ग्रेन्स, इन सब चीज़ें की स्टडी करने में, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट मी शिफ्ट दिस वीडियो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये देखिए, मैंने आपको बताया कि आपको कहाँ से मिला था, ये आपको मिला था हड़प्पा की साइड से, है ना। और यहाँ पे क्या मिला था, देखो मैंने आपको सब कुछ बताया है कि वीट हो गए, बार्ले हो गए, लेंटिल्स, चिकपी, सेसमी, मिलेट्स, और ये कहाँ से मिले, गुजरात में मिले, लोथर में। तो 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। एनिमल्स की बोन्स के बारे में बात करें तो ये कहाँ से मिली है हमें, एनिमल हमें पता चलता था कि ये पेस्टोलिज्म, हंटिंग, इन सब चीज़ों में बिलीव करते थे, तो ये एनिमल रियरर भी थे। यहाँ से कैटल, शिप्स हो गई, गोट, बुफेलो, पिग, इन सब के हमें क्या मिले थे, बोन्स मिले थे। तो यहाँ पे वो बता रखा है। और इवन तो घड़ियाल, इस एनिमल के भी हमें यहाँ से, डियर के, इन सब के हमें बोन्स मिले। तो हमें ये पता चला कि हाँ यार, ये थोड़ा क्या करते थे, इनको डोमेस्टिकेट भी करते थे, यानी इनको पालते थे, तो इनके बोन्स भी हमें मिले। अब आता है कि चलो ठीक है कि ये जीवन निर्वाह करते तो थे, पर इस जीवन निर्वाह करने में जो ये एग्रीकल्चर को यूज़ कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या क्या टेक्नोलॉजीज अवेलेबल रही होंगी। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1, ये हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के थ्रू कर रहे हैं। अगर आप जो मैं बता रहा हूँ अपनी एनसीईआरटी में लाइन करते हुए या समझते हुए भी चलेंगे, तो देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज इट इज क्लियरिंग योर ऑल डाउट्स, राइट। सो प्लीज़ इस चीज़ को रिमेंबर कीजिएगा बार बार अपने माइंड में। एंड माना कि चैप्टर डीप होने जा रहा है, बट एक वीडियो ही डीप होगी, आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए 1 शॉट ही आएंगी। सो डोंट वरी, उस वक्त फिर हमने जो नोट्स बनाए होंगे प्रॉपर, हम सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। और जो 1 शॉट वीडियो आएंगी वो आपको सिर्फ पेपर से 1 दिन पहले लगानी है और कुछ नहीं। तो अगर आप अभी अपना आपको प्रिपेयर कर लेते हैं, देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर एट लास्ट। और मैं ये नहीं कहूँगा कि एनसीईआरटी सिर्फ एक बार ही पढ़नी है, जब आपके पास टाइम हो आप तब एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ेंगे देन it means you are becoming a topper in future. So do your hard work and achieve your best. So agriculture technology के बारे में, while the presence of agriculture is indicated by finds of grain, हमें पता चला कि जो हम agriculture technologies कर रहे हैं ये हमें वो जो grains मिले थे उनके थ्रू हमें पता चला है। It is more difficult to reconstruct actual agriculture practices what seeds broadcast, scatter और plug lands, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था इनके लिए बताने के लिए, पर इनको ये चीज़ पता चली कि एग्रीकल्चर इनको मिला कहाँ से, तो इनको पता चल गया कि भाई एग्रीकल्चर भी करते थे। हमें ये तो पता चला कि जीवन निर्वाह करते थे, पर क्या क्या टेक्नोलॉजीज होती थी, तो इस चीज़ को भी इन्होंने पता लगाया। तो इनको जोते हुए खेत के बारे में, मतलब लगा लो उस वक्त जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी थी वो इतनी ज़्यादा एडवांस थी। क्यों? जो हम बोलते हैं ना हल से खेत को जोतना, तो वो जोते हुए खेत के हमें एविडेंस मिले हैं। और कहाँ मिले हैं? चोलिस्तान इन हरियाणा, चोलिस्तान एंड बनावली इन हरियाणा। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एमसीक्यू पूछ सकता है 1 नंबर का। तो देखिए, चोलिस्तान एंड बनावली एट हरियाणा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ अ प्लग फील्ड एट कालीबंगन इन राजस्थान। और एविडेंस भी हमें मिले जोते हुए खेत के, कहाँ पे? कालीबंगन राजस्थान में भी मिले हैं। एसोसिएट विथ अर्ली हड़प्पन लेवल्स, ठीक है, हड़प्पन साइड से।
ग्रोन टुगेदर। तो यहाँ पे बताया जाए कि ये क्या करते थे, एक ही खेत में दो अलग अलग क्रॉप्स को उगाते थे। इसको दो फासला भी बोलते हैं। यहाँ पे समझने के लिए बता सकते हैं कि एक साल में दो फसल उगाते थे, और यही चीज आप आगे अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो ट्राइड टू आइडेंटिफाई द टूल्स यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। उन्होंने आइडेंटिफाई करा कि वो क्या क्या करते थे। तो देखो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके की ये टूल्स यूज करते थे। तो मैं आपको बता दूं, जो इनके टूल्स यूज होते थे वो आयरन टिप टूल्स यूज होते थे। मतलब वैसे रहेगा वो वुडन का, बट जो आगे की जो नोक रहेगी वो आयरन टिप्ड होगी। आयरन टिप क्यों की जाती थी यूज उस वक्त खेत में, क्योंकि वो जो सॉइल होती थी ना उसको डिग करने में हेल्प करती थी, यानी उससे खुदाई कर अच्छे से होती थी। दूसरा, अंदर तक न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते थे सॉइल के। इट मींस इट हेल्प सॉइल टू बिकम मोर फर्टाइल, राइट। जब फर्टिलिटी आ जाएगी सॉइल में तो इट मींस हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा वो बहुत अच्छा होगा। और आपको ये भी बता दूं कि कनाल्स, उस वक्त जो नालियां बनती थी हड़प्पा में वो बहुत ही अच्छी बनती थी। वाटर रिजर्वेयर इतना बेस्ट था वहां का कि मतलब आप, मेरे पास शब्द ही नहीं है वहां के लिए। उस वक्त की जो वहां पर एक तरीके से ड्रेनेज बोलूं या वाटर रिजर्वेयर बनाए जाते थे वो आज के इस पीरियड में अब जाके फॉलो हो रहे हैं। तो लगा लो कितनी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन थी वो। तो वही चीज हम आज फॉलो कर रहे हैं, और ये हमें कब पता चला, जब हमने इसको एक्सकेवेट किया, राइट। तो इट इज ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स एंड वॉज यूज फॉर एजुकेशन। तो यहाँ पे बता रखा है कि कुएं से पानी निकालकर तब उससे इरिगेशन किया जाता था। तो लगा लो खेत के आसपास कुएं होते थे। और हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें कुएं ही कुएं मिले, और अच्छी हालत में। और जो वाटर रिजर्वर है कहाँ मिला था, धोलावीरा गुजरात में मिला था, जो कि स्टोर करता था वाटर को, जिससे हम क्या करें अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इसको यूज कर सकें। तो आया आपको समझ में। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपना। तो ये जो आपको बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सीबीएसई इन्हीं से अपने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बनाता है। और मैं आपको बता दूं कि आपकी हिस्ट्री के पेपर में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन 3 आते हैं, और हर एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्कर ईच का होता है। तो इट मीन्स आपको अगर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड होना है, देन यू हैव टू रीड योर एनसीईआरटी बुक एंड ऑल्सो यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी बुक क्लियरली पढ़ चुकी है, इट मीन्स आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। एंड इफ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर, देन इफ एनीथिंग विल बी कम, यू कैन इजीली आंसर ऑल द क्वेश्चन, राइट। आप आसानी से क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो मैं तो यही बोलूंगा कि इनको पढ़ो समझो, बट ये जो पैसेज होता है ये बताता कुछ और है एंड क्वेश्चन पूछता कुछ और है। क्योंकि यहाँ पे इस पैसेज में बताया है एक सिलवट्टे के बारे में जिसको सडन क्वेन बोलते हैं, बट क्वेश्चन इसने पिछले साल बोर्ड में पूछा कुछ ही और तरीके से था कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, हाउ आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड देयर आर्टिफैक्ट्स। तो अगर आपने पढ़ा है तो इट मीन्स यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। तो ये देख सकते हैं सिलबट्टा दिख रहा है आपको, यही पूछा था इन्होंने, सॉरी। चलिए अब हम यहाँ पे अपने मोहनजोदाड़ो वाले टॉपिक में आ चुके हैं। बहुत अच्छा है मोहनजोदाड़ो वाला टॉपिक भी। तो मैंने आपको बताया था कि जो हड़प्पा है उसकी 2 इंपॉर्टेंट सिटी हैं। फर्स्ट मैंने आपको बता दी थी कौन सी थी, अब हम सेकंड सिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो मोहनजोदड़ो थी बेसिकली ये क्या थी, एक प्लान अर्बन सेंटर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। अब मैं इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, या तो हड़प्पा सभ्यता या तो सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये चीज आपने क्लियर करनी है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं घुमा फिरा के, देन डोंट ब्लेम मी कि आपने नहीं बताया, ठीक है। परहैप्स द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। तो मैंने आपको बताया था कि इसको एक अर्बन सेंटर वाली प्लान बिल्कुल सिविलाइजेशन बोलते थे मोहनजोदाड़ो की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, जो अर्बन सेंटर थे, जो शहरीकरण था वो बहुत अच्छे से हो रखा था। अब मैं बताते हैं कैसे हो रखा है। मोहनजोदाड़ो इज मोस्ट वेल नोन साइट, द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वाज हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो क्या है, एक बहुत ही ज्यादा वेल नोन साइट है, बट जो पहली साइट डिस्कवर्ड की गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो कौन सी थी, हड़प्पा। तो ये भी एक मार्कर के क्वेश्चन में बन सकता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो वेरी वेल, राइट, कि पहले ऐसी कौन सी सिविलाइजेशन थी जो इंडस वैली में सबसे पहले उस सिटी को डिस्कवर किया था, तो हड़प्पा को किया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इसका शहरीकरण किया गया था, यानी अर्बन सेंटर जो बनाए गए थे वो कैसे बनाए गए थे। तो आपको बताता हूं, अर्बन सेंटर 2 तरीके से बनाए गए थे। एक तरफ
अपर टाउन होता था, एक तरफ लोअर टाउन होता था। तो आइए चलिए इनको जानते हैं कि कैसे अपर और लोअर टाउन में जो हमारा शहरीकरण करा गया था वो कैसा होता था। तो पहले मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेट मी टेक यू विद अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। ओके, सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज योर अपर टाउन एंड दिस इज योर लोअर टाउन, राइट। ये अपर टाउन है जिसको सिटाइडल बोलते थे, और जो लोअर टाउन था इसको तो हम लोअर टाउन ही बोलते थे, ठीक है। आइए मैं आपको इसको अच्छे से एग्जांपल से बताता हूँ। तो जो अपर टाउन था आपका, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपके ग्रेट बाथ टैंक, बिग बिग हॉल्स, माना जाता था कि ये बड़े बड़े हॉल्स यहाँ से मिलते थे, ठीक है। ओके, अब सो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, बट ड्यू टू सम रीज़न मेरे घर में बहुत हल्ला हो रहा था, तो मैं जल्दीबाजी के चक्कर में आपको एक चीज़ बताना भूल गया। मैं स्टार्टिंग में एडिट कर दूंगा मेंशन करके। मैं बताना भूल गया आपको कि जो आपका हड़प्पा का जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये किस टाइम पीरियड में फ्लोरिश हुई थी। तो ऊपर आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए मैंने आपको लिख के भी दे दिया है कि ये इस टाइम पीरियड में सिविलाइजेशन फ्लोरिश हुई थी। कितनी? 2600 से 1900 BCE के टाइम पीरियड पे। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है एक नंबर के MCQ में। तो हम कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, तो इसको ज़रूर देख लेना, बाकी मैं स्टार्टिंग का देख लूँगा उस वक्त, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं इनको। तो ये आपको जो ये बॉक्स दिख रहा होगा, ये जो मैं आपको शो कर रहा हूँ यहाँ पे, तो गाइज इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ रहेगी आप लोगों को, तो इसलिए मैं इसको अपने अपने उसमें बताता हूँ आपको। तो पहले हम क्या करेंगे, मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ेंगे। तो मोहनजोदाड़ो मैंने आपको बताया कि एक प्लान अर्बन सेंटर है। क्यों है उसको मैंने बताया, क्योंकि वो अपर और लोअर टाउन में डिवाइडेड था, ठीक है। तो जो अपर टाउन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अपर टाउन को सिटाइडल भी बोला जाता था। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हॉल्स मिलते थे हमें। ग्रेट बाथ टैंक, एक टैंक मिलता था बड़ा सा, उसके बारे में भी हम अभी देखेंगे। फिर वो टैंक हमारा एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता था। बहुत सारी चीज़ों के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। सिटाइडल को अपर टाउन बोलते हैं, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। माना जाता था, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक प्रोबेबली एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ हमें एक्सकवेशन के दौरान मिली है, तो हम इसको नहीं बता सकते, राइट। तो हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि जो हिस्टोरियंस हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, जो भी इनको आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जो भी इनको मतलब फाइंड्स मिलते हैं, उससे सिर्फ वो अंदाजा लगाते हैं यार कि ऐसा हुआ होगा, हुआ नहीं है बट हुआ हुआगा, मतलब हुआ होगा, ये बता रहे हैं। तो बोला जाता था कि जो सिटाइडल है वो क्या था, चारों तरफ से वॉल्ड होता था, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती थी। और ये ना लोअर टाउन का नाम लोअर इसलिए क्योंकि नीचे ही बना रहता था, पर अपर टाउन इसलिए था क्योंकि जो मड का जो एक प्लेटफॉर्म होता था उसके ऊपर बनता था। मड का पहले प्लेटफॉर्म होगा, उसके ऊपर अपर टाउन बनता था, राइट। तो और ये बिल्कुल अलग दिखता था, सेपरेट बिल्कुल लोअर टाउन से। मैंने आपको फोटो में भी दिखाया है। इसकी जो बिल्डिंग्स थी, मैंने आपको बताया कि वो कंस्ट्रक्ट होती थी मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पे। और जो इसको प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए जो ब्रिक्स यूज होती थी, वो कौन से ब्रिक्स यूज होती थी, इसको बोलते थे सन बेक्ड ब्रिक्स, बेक्ड ब्रिक्स, बेक ब्रिक्स यूज होती थी यहाँ पे, ठीक है। और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी, ये बता दूं आपको। और जो ये अपर टाउन वाले एरिया होते थे, माना जाता था कि ये सिर्फ स्पेशल पब्लिक पर्पस के लिए यूज होते थे, ठीक है। कि वैसे तो ये लोग काम कुम करते रहते होंगे, बट कुछ दिन ऐसे निकालते होंगे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, या किसी रिचुअल पर्पस के लिए, रिलीजियस पर्पस के लिए, या अपने एंटरटेनमेंट के लिए, या कोई स्पेशल पब्लिक ओकेजन हो गई, उस पर्पस के लिए इन चीज़ों को वो यूज़ करते थे। और माना जाता था शायद ये किंग के लोग होंगे, ऐसा भी माना जाता था। और कुछ स्टोरीज ऐसे भी सुनने में आई, क्योंकि अलग अलग हिस्टोरियंस अपने अपने मतलब तर्क देते थे इस बारे में। कुछ लोग तो ये भी कहा करते थे कि भाई शायद ऐसा हुआ होगा कि अपर टाउन, जो लोअर टाउन है ना, वो थोड़ा नदी वदी के किनारे है, शायद यहाँ पे बाढ़ आ जाती होगी तो लोग अपर टाउन में चल जाते थे। मतलब ये सिर्फ एक मन गढ़ंत कहानियाँ बनती थी, बट असली चीज़ें यही बताई कि सिटाइडल एक वॉल्ड था पूरे चारों तरफ से, ठीक है। ब्रिक प्लेटफॉर्म पे वो मड के ऊपर बनता था, इसमें बेक ब्रिक्स यूज होती थी, ठीक है। और जो ये ग्रेट बाथ टैंक था, इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं। अब देखिए, जब लोग नहाते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं, तो आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे चेंजिंग रूम भी लगे रहते हैं। तो इतनी पुरानी सिविलाइजेशन, इतनी अच्छी सिविलाइजेशन, उस वक्त भी वो जो ग्रेट बाथ टैंक था, जहाँ जिसको स्नान कुंड बोलते हैं हिंदी में, उस बाथ टैंक को, उस टैंक में आपको वेयर हाउस, स्टोर रूम्स, ये सब मिलते थे। और इवन एक साइड में 4-4, 5-5 वेयर हाउस होते थे। तो लगा लो कितनी ज़्यादा डेवलप्ड हमारी ये सिविलाइजेशन थी उस वक्त की, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता दूं,
जो ये ग्रेट बार टैंक होता था, इसमें चारों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जो कि हमारे स्विमिंग पूल में देखने को आपको मिलती होंगी, ठीक है। वैसे उतरने की होती, बट उस वक्त 4 थी। और ये भी माना जाता था कि कुछ लोग ये बोलते थे कि जो ये ग्रेट बार टैंक था ये बहुत लार्ज था, रेक्टेंगुलर शेप का था, और इसमें कोर्टयार्ड था। कोर्टयार्ड मतलब कि वो एरिया जो चारों तरफ से एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा हो, यानी वो सीढ़ियाँ जो मैंने आपको बताई है कि चारों तरफ से सीढ़ियाँ होती थी, आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक है, ये सब चीज़ें। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि ग्रेट बार टैंक था, उसमें क्या होता था, जैसे आप देख रहे हैं ना आजकल आपके स्विमिंग पूल कैसे होते हैं, उसमें अंदर टाइल्स बिछी होती हैं, है ना, तब उसके ऊपर हम पानी अच्छे से सेट हो जाता है। वरना अगर हम ऐसे खोद के डालेंगे तो वो मिट्टी का गंदा गंदा पानी हो जाएगा, राइट। तो उस वक्त उस स्नान कुंड में कुछ टाइल्स लगाई जाती थी, और वो जिसके थ्रू उसको चिपकाते थे उसको बोलते थे प्लास्टर ऑफ जिप्सम, ठीक है। तो उससे उसको वो टाइट करते थे, सेट करते थे, तब उसके ऊपर पानी आता था। तो मतलब आप लगा लीजिए कितनी ज़्यादा डेवलप सिविलाइजेशन ये उस वक्त की थी कि इतनी ज़्यादा प्लान वे में चलती थी। तभी तो मोहनजोदाड़ो को एक प्लान अर्बन सेंटर बोला जाता था। और इसमें यह भी बताया था कि कैसे वो गंदा पानी स्विमिंग पूल का एक जगह से निकल के जाएगा, और कैसे वो एक जगह से एक जगह में हट जाएगा, और फिर कैसे नया पानी भरना है। तो मतलब बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोलो प्लान, बिल्कुल डेवलप्ड, इस तरीके की यहाँ पे हमारी ये सिविलाइजेशन थी अपर टाउन की। बात करते हैं लोअर टाउन के बारे में। तो जो लोअर टाउन था ये भी प्रॉपर वॉल्ड ही था, और माना जाता था कि जो इसके घर होते थे, इन घरों को एक वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मतलब बनाया जाता था बेक ब्रिक्स के थ्रू ही, बट ये एक ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते थे। एक पैटर्न होता है जो कि स्क्वायर शेप का बनाता है घर को, स्क्वायर शेप का, तो ये उस तरीके के पैटर्न को बनाते थे। और ये मानते थे कि यहाँ पे जो लोग थे वो वर्क ज़्यादा करते थे, हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए। यहाँ पे सन ड्राइड और बेक ब्रिक्स को यूज़ करते थे सेटलमेंट्स के लिए, ये भी बताया इन्होंने। साथ ही साथ अच्छा, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि ये अपने सेटलमेंट में बेक ब्रिक्स को यूज़ करते थे, तो ये ब्रिक्स भी ना एक स्टैंडर्डाइज रेशियो की, एक शेप और एक साइज़ की होती थी। तो बोला जाता था कि दीज वर ऑफ स्टैंडर्डाइज रेशियो वर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 4 टाइम ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली। तो इसकी ना एक वो होती थी कि जो लेंथ और ब्रेथ थी वो 4 टाइम ज़्यादा थी, और इसकी हाइट से ट्वाइस मतलब बड़ी थी। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, है ना। आपने वो वाला गाना तो सुना होगा ना, माय नेम इज लिखन, 1 2 का 4 एंड 4 2 का 1। तो आप इसी चीज़ से याद रखना 4 2 1, ठीक है। आपने याद रखनी है 4 2 1, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, मेरा नाम है लखन। तो 4 2 1 का 1 करके याद रखना, ये इसकी हाइट मतलब ये जो ब्रिक है इसका एक स्टैंडर्डाइज रेशियो है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो इसका ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, वो मैं आपको अब इस नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, बट फिर भी आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा डेवलप था। यहाँ पे जो वाटर रिजर्वेयर्स थे मैंने आपको बताया कि कितने अच्छे से चलते थे, और ये जो एरिया था इसमें दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों की मतलब जैसे आज वो चल रहे हैं उस वक्त, उस जैसे वो आज चल रहे हैं उस वक्त ऐसा होता था कि आपने देखा होगा ना कि 4 दिशाएं एक रूट को कनेक्ट कर रही हैं, उसी को कोर्टयार्ड भी बोलते थे, और उसी को ही मतलब इनकी रोड्स भी ऐसी बनती थी। तो ऐसा मतलब इतनी ज़्यादा हाई प्लान्ड बोल सकते हैं एक तरीके से टाउन प्लानिंग थी वहाँ की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ले आउट द ड्रेन्स, कि उस वक्त वहाँ पे जो ये नालियाँ बनती थी वो कैसी थी हमारी, ठीक है। तो ये आपने देखा ही होगा इसमें कि लेइंग आउट ड्रेन्स में क्या बोलना चाह रहा है। तो देखो इसमें यही बता रहा है कि जो इसका डिस्ट्रिक्टिव फीचर था हड़प्पन सिटी का मोहनजोदाड़ो में, ये था कि ये इसका जो ड्रेनेज सिस्टम था, मैं इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था वो इसका ड्रेनेज सिस्टम ही है, जो इन्होंने बताया सबसे ज़्यादा मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर हम ये बोल सकते हैं। तो वो ड्रेनेज सिस्टम था। ड्रेनेज सिस्टम क्यों था, एक तो ये बहुत ज़्यादा प्लान था। अब मैं आपको जो मैंने आपको इतना सारा इंट्रोडक्शन दे दिया है पहले ही, वो यहाँ पर बता रहा है कि जो यहाँ पर ये क्या यूज़ हुआ है, ग्रिड पैटर्न यूज़ होता था। ये आपको दिख ही रहा है कि कुछ स्क्वायर इन शेप बनाना चाह रहा है, ठीक है, और राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता था। और जो स्ट्रीट्स थी वो ड्रेन्स पे बनती थी, मतलब जो ड्रेन्स था वो स्ट्रीट में बनाया जाता था, जिससे क्या होता था आपका डोमेस्टिक वाटर वेस्ट जो होता था वो फ्लो करता था इनटू स्ट्रीट ड्रेन्स में। मतलब इतनी ज़्यादा हाई पावर्ड प्लान ये एक सिविलाइजेशन थी। आपके घर का जो मतलब वेस्ट मटेरियल था वो एक नाली से निकल कर फिर कैसे वो बाहर वाली स्ट्रीट वाली नाली पे आ रहा है, जैसा आज के टाइम पे यूजुअली हमारे घर में होता ही है, बिल्कुल वही चीज़। और फिर देन इट गेट्स सेपरेटेड एट ओनली वन एरिया, है ना। इतनी सारी जगहों का निकल के एक एरिया में वो डंप्ड कर देते थे हम। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। तो मैं आपको एग्जांपल बना के ही दिखाता हूँ। सपोज दैट ये हमारा घर है, ठीक है, ये जो हम बच्चे घर घर हमें स्कूल में सिखाए जाते थे ना, ऐसे वाले घर,
तो ये वो घर है, ठीक है। तो ये घर का एक वॉशरूम है इस साइड, ठीक है, और ये घर की बाहर की सड़क है, ये सड़क है। तो इस सड़क में ये जो घर के किनारे वाला एरिया है, यहाँ पर ये कुछ नालियाँ बनी रहती थी और यहीं से ये पानी गंदा वाला फ्लो करता था घर का, और इन नालियों के ऊपर भी ढक्कन लगे रहते थे। तो इतनी ज़्यादा ये हाई पावर्ड थी। तो यही बताया गया है कि इसके ड्रेन्स इतने ज़्यादा हमारे एक तरीके से वो थे, और यहाँ पे पानी की कमी कभी नहीं होती थी। आपने देखा ऊपर से वाटर रिजर्वेयर इतने अच्छे अच्छे होते थे, इरिगेशन में हमारे कुएं मिले हैं इतने सारे, एक कुआं नहीं बता रही कितने हजारों कुएं मिले हैं। और इसलिए ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमारी क्या है, अर्बन सेंटर्स को बोलते हैं, प्लान्ड अर्बन सेंटर। सिटाइडल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि ये अपर टाउन में आता है। इसमें आपको बड़े बड़े हॉल्स और ग्रेट बार टैंक के बारे में बताया गया है, तो ये आप बता सकते हो। उसमें वेयर हाउस था, तो ये सारी चीज़ें बता चुकी हैं मैंने। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर भी मैंने आपको बता दिया है घर का कैसा था। ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली क्या बनाता था, घर को स्क्वायर इन शेप का बनाता था, ठीक है। और वो कैसा यूज होता था, स्क्वायर इन शेप का बनाता था, ग्रिड पैटर्न बोलते थे इसको। अब हम थोड़ा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर देखते हैं। तो बोला जाता था कि जो इनका घर बनता था ना, जैसे आपने चौल देखी होगी, चारों तरफ से क्या होता था, वॉल्ड होती थी और बीच में इनका खुला रहता था, मतलब इनकी छत नहीं होती थी, बीच से पूरा आकाश रहता था। तो इनका वो जो कोर्टयार्ड बोल रहे हैं वो इसी को ही बोल रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये चारों तरफ इनके घर बने हैं, ये देख सकते हैं ये घर बने हैं इनके। पर ये जो ये ऊपर वाला ये एरिया है ना, जिसको मैं अभी येलो से करूँगा, तो ये जो ये ऊपर वाला एरिया है ये आपको दिख रहा होगा। तो जो ये एरिया है इसको कोर्टयार्ड बोलते थे, क्योंकि ये खुला रहता था। और ये जो बीच बीच की ये चीज़ें हैं ये इनका कोर्टयार्ड है, यानी इनका आंगन है। तो बोला जाता था कि लोग ये घर का आर्किटेक्चर है, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है, जिसमें ये रह रहे हैं। और ये बरांडा था, यहाँ पे बच्चे खेलते थे, ये लोग घुमा करते थे, बैठा करते थे, तो ये सब चीज़ें मतलब प्रोबेबली अंदाजा लगाया गया इसको देखकर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये किनारे जो ये बॉक्स दिख रहा होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसको भी आप देख सकते हैं, मतलब रीड करके चले जाइएगा। बाकी क्वेश्चन तो आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन इजीली आंसर ऑल द क्वेश्चन, राइट। तो ये सिटाइडल के बारे में मैंने आपको बता चुका है ऑलरेडी, ये वही सब आपसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कोर्टयार्ड होता था, कोर्टयार्ड बता चुका है। फिर मैंने आपको बताया था कि जो ये आपका सिटाइडल था, इसमें ग्रेट बार टैंक हो गया, आपका इधर लिख ही रखा है, देखिए ग्रेट बार टैंक हो गया, आपके वेयर हाउसेज हो गए, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। फिर कैसे ग्रेट बार टैंक पे प्लास्टर ऑफ जिप्सम यूज होता था, तो यहाँ पे वो भी बता रखा है, आप देख सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा टॉपिक है, इससे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, हर बारी किसी ना किसी सेट में ज़रूर पूछता है। तो अब आता है कि हमने ये तो देख लिया कि लोग रहन सहन कैसे कर रहे हैं, पर क्या वहाँ पे सच में रहन सहन जैसा होता है कि कुछ लोग रिच होते हैं तो कुछ पुअर होते हैं, राइट। ये हमारी सोसाइटी का दस्तूर है कि अगर कोई अमीर है तो कोई गरीब होगा, कोई गरीब है तो कोई अमीर भी होगा, है ना। तो बस अब हम सोशल डिफरेंसेस के बारे में पता लगाएंगे कि क्या सच में वहाँ पे ऐसा भेदभाव होता था कि नहीं होता था, लोग ऐसे रहते थे कि नहीं रहते थे। तो अब हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो को, जिसको अ माउंट ऑफ डेड भी बोला जाता था। एक अर्बन सेंटर तो था ही था, साथ में ये मृतकों का टीला भी था। मृतकों का टीला अर्थात यहाँ पर कुछ कब्रें, ये सब चीज़ें मिलती थी, जिसको ब्यूरियल्स बोलते हैं हमारी हिस्ट्री की भाषा में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो हमारी हिस्ट्री है वो ऐसी नहीं कि जो टीचर बोलते हैं ना कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट की हिस्ट्री मतलब वो बाबर बूबर ये सारी चीज़ें। हिस्ट्री टोटली डिपेंड करती है अपॉन द एविडेंस। अगर आपकी एविडेंस राइट है इट मीन्स हम हिस्ट्री, ये हमारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री मतलब स्टडिंग द पास्ट, स्टडिंग द पास्ट बट नॉट बकवास, ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा मेरी तरफ से। तो ब्यूरियल्स के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि जो ये यहाँ से हमें जो क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ आर्कियोलॉजिस्ट हेल्प्स टू ट्रेस द सोशल डिफरेंसेस, या बताओ सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस हमें कैसे पता चला हड़प्पा सिविलाइजेशन का। मोहनजोदाड़ो के बारे में भी पूछ लिया, तो आप बताएंगे कि जो ब्यूरियल साइट्स थे हड़प्पन सिटीज़ की, वहाँ से हमें पता चला। तो वहाँ से हमें क्या पता चला कि जो वहाँ पे जो डेड्स हैं वो जनरली लेड इन पिट्स, मतलब वहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था, ठीक है। और समटाइम्स देयर वर डिफरेंस इन द वे द ब्यूरियल पिट वॉज मेड। इन सम इंस्टेंसेज द अलाउड आउट स्पेसेज वर लाइंड विद ब्रिक्स। तो यहाँ पे बताया जाएगा कि मतलब कैसे उनको दफनाया जाता था खोद खाद के, ठीक है। ये सब वही चीज़ें बताई जा रही है। और यहाँ पर जो ये फोटो दे रखी है ये मैं आपको बताता हूँ कि क्यों दी है, बट पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका मतलब क्या है, राइट। तो यहाँ पर आपको देखिए कुछ यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है ना कि ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ हमें कब्रें मिलती थी जिनको ग्रेव्स बोलते थे। यहीं से हमें पता चलता था कि लोगों के सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बारे में। तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ पता लगी कि भाई जो क्या बोलते हैं
कुछ ग्रेव्स में हमें क्या मिला, दफन के साथ साथ बॉडी की तो बोन्स मिली, वो तो मिली, बट साथ ही साथ हमें क्या मिला, कुछ पॉटरीज मिली, कुछ ऑर्नामेंट्स मिले। पॉटरीज यानी कुछ बर्तन मिले, कुछ ऑर्नामेंट्स यानी जो डेली यूज़ का सामान हो गया, कुछ ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण भी मिले। तो ये चीज़ हमें क्या बताते थे, तो ये लोग इन्होंने बताया कि इनका एक बिलीव था कि जो जितने भी आइटम हैं ये यूज़ होंगे इनके मरने के बाद, क्योंकि इनका बिलीव था कि देयर इज़ इन ऑल्सो अ लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब आफ्टर डेथ के बाद भी एक लाइफ होती थी और ये सारे आइटम्स इनको वहाँ यूज़ होंगे, इसलिए इनको दफनाते थे, है ना। और ज्वेलरी एक ऐसी कॉमन चीज़ थी जो कि बोथ मैन और वुमेन दोनों की ही कब्र में मिलती थी, यानी बीड्स हो गए, ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट द एक्सकवेशन एट द सिमेंट्री इन हड़प्पा इन द मिड 1980s एन ऑर्नामेंट कंसिस्टेंट ऑफ 3 शेल रिंग्स। तो हमें बताया गया कि एक ऐसा ऑर्नामेंट था, एक तरीके की इन्होंने बताया कि 1980s में इनको हड़प्पा में एक्सकवेशन के दौरान एक ऐसी ज्वेलरी मिली जिसका जो शेल था उसमें कुछ 3 तरीके की रिंग्स थी। मतलब एक बताया जा रहा है कि कुछ प्रीशियस स्टोन भी मिलते थे, जो बताते थे कहीं कहीं ब्यूरियल्स में क्या होता था, हमें नॉर्मल जो स्टोन्स होते थे वो मिलते थे, बट कहीं कहीं पे हमें थोड़े एक्सपेंसिव मिलते थे। बट एक चीज़ हमें पता चली कि किसी भी ब्यूरियल में गोल्ड से रिलेटेड ज्वेलरी हमें नहीं मिली, ठीक है, ये आप क्लियर कर लीजिएगा अपने दिमाग से। दूसरा हमें एक चीज़ और पता चली कि मतलब इस चीज़ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि ये प्रीशियस चीज़ को इनके साथ ज़रूर नहीं दबाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ लग्जरीज आइटम्स भी मिलते हैं, या आप पॉट देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लग्जरियस पॉट थे, ठीक है। एक नज़रिया ऐसा भी था जिससे हमें सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बारे में पता चला, वो थे हमारे यूटिलिटेरियंस एंड लग्जरीज या आर्टिफैक्ट्स बोलो जिन्हें। तो वो ये हिस्टोरियन ने नया तरीका निकाला था इनको निकालने के लिए। पहले इन्होंने बताया कि इनको डेली यूज़ के लिए भी वहाँ पे चीज़ें मिली, जैसे कि वहाँ पे स्टोन और क्ले से बने हुए बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन बोल सकते हैं बेसिकली। वहाँ पे ये इससे रिलेटेड कुछ क्वेंस मैंने बताया ना, सिलबट्टे, कुछ पॉटरी मैंने बता दिया, चीनी मिट्टी के बर्तन जो नॉर्मल होते थे। नीडल्स वहाँ पे सुइयाँ मिली, सुई होती ना, सुई जिससे आप सिलाई करते हैं। कुछ रबर्स मिले वहाँ पे आपको, बॉडी के स्क्रबर्स मिले। ये सारी चीज़ें आपको उस वक्त सेटलमेंट्स के दौरान वहाँ पे मिली। पर आर्कियोलॉजिस्ट ने अज्यूम किया कि ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ बता रखी है इन्होंने कि और जो लग्जरियस आइटम्स हैं वहाँ पर आपके एक्सपेंसिव पॉट्स, ठीक है, मिनिएचर पॉट्स हो गए, परफ्यूम बॉटल्स हो गई, और तो गोल्ड की ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें आपकी एक्सपेंसिव में मिलती थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी नेक्स्ट। एक चीज़ बता दूं, इतनी सारी इसकी मतलब खूबियाँ ही खूबियाँ थी, तो एक खूबी और निकलती है कि ये लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया भाई, वाटर रिजर्वेयर हो गए, इतनी अच्छी प्लानिंग के बावजूद ये क्राफ्ट प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे। इन लोगों का क्राफ्ट प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बेटर था, इतना ज़्यादा अच्छा था कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत फेमस था उस वक्त में। बोला जाता था कि आप अपने मैप में जब इसको देखेंगे, तो अभी हम आपको जब मैप सिखाएंगे, तो जहाँ पे चानो दारो है वहाँ पर इनका बहुत अच्छे से मतलब क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करता था। यहाँ से आपका 1 नंबर का एमसीक्यू भी बन रहा है और मैप बेस्ड क्वेश्चन भी कवर हो रहा है, ठीक है। और माना जाता था कि ये लोग क्या करते थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे, जिसमें ये बीड्स मेकिंग, मोती बनाने का काम हो गया, शेल की कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग, वेट मेकिंग, जो वो होते हैं हमारे स्टोन्स, उनको बनाने का काम करते थे। वैरायटी ऑफ मटेरियल्स यूज टू मेक बीड्स इज़ रिमार्केबल। जितनी ज़्यादा मटेरियल्स में इसको बनाते थे वैरायटी की, ये बीड्स की, तो ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा रिमार्केबल थी, इसको कोई मार्क नहीं कर सकता था, इतनी अच्छी थी मतलब। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, कार्नेलियन अ ब्यूटीफुल रेड कलर का था, जेस्पर हो गया, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीटाइट। स्टीटाइट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोन था, याद रखिएगा, जो कि वेट मेजरिंग में यूज होता था। एक क्यूबिकल शेप का ये एक स्टोन होता था, ठीक है, इससे वेट मेजर किया जाता था। वहाँ पे ब्रोंज, गोल्ड, शेल हो गए, फेनेंस बोलते हैं, जो सिलबट्टा होता है ना, बट्टा सिल बोलते हैं जिसे, टेराकोटा एक क्ले होती है आपकी, है ना, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हो गई आपकी क्राफ्ट प्रोडक्शन में। साथ ही साथ यहाँ पे क्या करते थे, सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल बैरल शेप की क्या करते थे, ये एक वो बनाते थे माला, ये आप देख भी सकते हैं नीचे, ये भी देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सडन ये फाइनेंस लग रहा है मेरे को कुछ, ठीक है। सम वर डेकोरेटेड एंड इंसिस पेंटिंग एंड सम डिज़ाइन अटैच इनटू देम, मतलब ये बहुत अच्छे से डेकोरेट होती थी, इनके अलग डिफरेंट डिज़ाइंस थे, ठीक है, आप देख सकते हैं। आप ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि यहाँ पे टेराकोटा तरीके के जो टेराकोटा क्ले थी, उसके यहाँ पर आपको क्या मिलते थे, ये बर्तन मिलते थे, ये देखिए आपको दिखा दिए हैं। साथ ही साथ मैंने आपको स्टीटाइट के बारे में भी बताया था, तो यहाँ पे वो भी बता रहा है, ये भी मैंने आपको बता चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके वो थे ना, क्या बोलते हैं,
शेल्स थे, तो बोला जाता था कि जो आपके शेल्स थे ना वो आपको इन जगहों पे मिलते थे, नागेश्वर हो गया, बालाकोट हो गया, कोट बोल रहा हूँ इन जगहों पे मिलते थे। यहाँ पे लिख रखा है दीज वर स्पेशलाइज सेंटर्स फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट, जितने भी शेल बनते थे, ठीक है, इसमें बैंगल्स भी बनती थी, लेडल्स एंड इनले, ठीक है, ये सारी चीज़ें, बैंगल्स मेकिंग, ये सारी चीज़ें ये लोग करा करते थे। कहाँ पर? नागेश्वर एंड बालाकोट में। ओके ओके। चाणूदार और लोथर में यहाँ पे क्या करते थे? फिनिश प्रोडक्ट्स को मतलब बेसिकली यूज करते थे। ओके चलो ठीक है, हमने इतना कुछ तो पढ़ा कि ये लोग इतने अच्छे से मतलब प्रोडक्शन करते हैं, क्राफ्ट प्रोडक्शन का। अब हम लोगों ने आइडेंटिफाई कैसे किया कि कौन कौन से वो एरियाज रहे होंगे जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ होगा। इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, आर्कियोलॉजिस्ट यूजुअली लुक फॉर द फॉलोइंग। लोग उन्होंने क्या देखा कि इन ये लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन्होंने कैसे पता लगाया, आइडेंटिफाई कैसे किया, यही क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे चैप्टर में। ओके तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि भाई रॉ मटेरियल्स को देखा इन्होंने, रॉ मटेरियल्स को, जैसे कि स्टोन्स हो गए, नोड्यूल्स हो गए, शेल्स हो गए, कॉपर के आपके क्या हो गए, टूल्स हो गए भाई, कॉपर और टूल्स हो गए, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स हो गए, इसमें जो इन्होंने रिजेक्ट और वेस्ट मटेरियल बनाए होंगे वो इनको देखा इन्होंने। इनफैक्ट वेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ क्राफ्ट वर्क। जो हमारा वेस्ट होता है ना, जब हम क्राफ्ट वर्क कर रहे होते हैं तो उसके दौरान क्या होता है कि जो हम क्राफ्ट प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, सपोज करो कि यू आर covering your object, so you are using chart paper to paste on it, राइट। तो जितना आपको चार्ट पेपर का नीड होगा आप उसमें उतना पेस्ट करेंगे, बाकी कट करके आप निकालेंगे, तो वो आपका वेस्ट हो गया। तो उसको देख के भी हम लगाते हैं हाँ यार इसने कुछ काम किया होगा या कुछ ड्राइंग बनाई होगी या कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा तभी ये वेस्ट बचा है। तो इस चीज़ से भी वो पता लगा लेते हैं कि हाँ यार ये एरिया या ये जगह पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता होगा। ठीक है, तो हमारे हिस्टोरियंस ऐसी आर्कियोलॉजिस्ट नहीं बने, उन्होंने जो एविडेंस था उसी के बेस पे इस चीज़ को बताया है, राइट। यहां पे ये भी बता रखा है कि अगर कोई शेल और स्टोन कट गया है, उसके ऑब्जेक्टिव के पीसेज हो चुके हैं, तो उन्होंने उसको बता दिया था कि हाँ यार ये क्या है, ये वेस्ट है और ये प्रोडक्शन में यूज़ हुआ है। तो ये हमारे क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में। 3 नंबर में अगर क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पूछता है देन इट इज़ इनफ फॉर यू, आप दोनों बता सकते हैं अपनी तरफ से। और जो लार्जेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट होते थे उससे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स भी बना लेते थे, मतलब वेस्ट को भी अच्छे से यूज़ कर लेते थे ये लोग, तो मतलब बहुत स्किल्ड थे। अब आता है कि स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। ओके, ये लोग ना वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यानी वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन में, मतलब जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, वैरायटी ऑफ मटेरियल को यूज़ करते थे प्रोडक्शन करने में, जिसमें आपको क्ले मिल गई, ठीक है, लोकल अवेलेबल में, ठीक है, स्टोन्स मिल गए, टिम्बर एक तरीके का इनका एक क्ले होता था वो यूज़ करते थे, साथ ही साथ अल्यूवल प्लेन, अल्यूवल सॉइल तो आपने सुना ही होगा, तो उसी तरीके की कोई प्लेन हो गई। टेराकोटा नाम का एक मॉडल था जिसको बुलक कार्ट्स यूज़ होते थे, और वही टेराकोटा बुल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी शो करता था, राइट। और हमें कैसे पता चला कि भाई ये लोग क्या करते थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे। तो जब अब ये प्रोडक्शन करेंगे तो ये नाम के लिए तो करेंगे नहीं, अब इसको ये लोग एक्सपोर्ट भी तो करेंगे, दूसरी जगह बेचेंगे भी। तो जो रिवर रूट्स थे ये भी एक हमें सिग्नल देते थे, या जो भी ट्रिब्यूटरीज होती थी, जो ये कोस्टल एरिया होती थी, तो हमें पता चलता था कि ये लोग इस रिवर रूट के थ्रू ट्रेड भी किया करते थे। और बाकी तो मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया कि जो नागेश्वर एंड बालाकोट है यहाँ पे शेल मेकिंग होता था, बेंगल मेकिंग होता था, तो ये इनके क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मतलब दिखता था। जो इनका स्टीटाइट नाम का जो स्टोन था वो कभी कभी राजस्थान, नॉर्थ गुजरात ऐसी जगहों पे मिला है, और मेटल भी राजस्थान में मतलब एक्सपोर्ट किया गया है। रॉ मटेरियल्स बहुत अच्छे से ये लोग यूज़ करा करते थे, तो मतलब ये बता रखा है। ये आपको ये रिवर रूट के बारे में दिखा रहा है, ठीक है, तो ये आप अपनी बुक में चेक कर सकते हैं। और तो यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ना, ये एक वेसल है, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। ये एक वेसल है, लग नहीं रहा है ना, बट ये एक वेसल है जो कि क्या बनता है, कॉपर से बना है, और इसको ओमान से लाया गया था, साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ से लाया गया था। ये क्या करता है, ये एक ओमानी कॉपर है, और ये निकल, कॉपर, इन सारे धातुओं से मिलकर बना है, ठीक है। और इससे भी हमें पता चला था कि यहाँ पर क्या है, ये लोग ट्रेड किया करते थे। ये एक डिस्टिंक्टिव टाइप का वेसल था, यानी एक बर्तन सा था, जिसमें क्या होता था, इसमें एक बाहर से थिक ब्लैक लेयर थी, ब्लैक क्ले की, और ये ओमानी साइड से लाया जाता था, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता था, लिक्विड तरीके की चीज़ें लाई जाती थी, माना जाता था शायद ये अल्कोहल को मतलब एक्सपोर्ट करते थे, या तो ये क्या करते थे, ऑयल हो गया, जो कि क्योंकि
ओमानी साइड्स, ये अरेबियन साइड्स में यही सब चीज़ें बहुत सस्ती भी मिलती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी मिलती है। तभी आपको पता होगा कि जो ऑयल है वो अरेबिया इन सारी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको ये दो चीज़ें दिख रही होंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेसोपोटामियन साइट्स के बारे में बताया कि वहाँ पर भी इसी तरीके का एक वेसल निकलता था जिसको इन्होंने नाम दिया था, इसका भी कुछ नेम था, आपको पता है? इसको मेलुहा बोलते थे, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, लेपिस लजुली एंड डिलमन, ये सारे नाम दे रखे हैं इन्होंने। तो इसको ये सब भी बोला जाता था। एक चीज़ बताना भूल गया कि जो ये हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये सिमिलर है सॉरी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के। इसकी सील, इसके कुछ स्टैचूज, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इससे बिल्कुल मिलती जुलती हैं, ठीक है। अब सील से याद आया तो ये आपको दिख रहा होगा, ये कुछ आपको यहाँ पे साइंस दिख रहे होंगे हड़प्पा की। ये स्क्रिप्ट है हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो ये सील्स होती थी, ये यूज़ किस लिए की जाती थी? अच्छा, आपको एक चीज़ बता दूं, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे सील के बारे में, सभी को पता है। सील क्या होती है कि वो जो एक लॉकर के ऊपर ऐसे करके ऐसे थप्पा मार के रखते थे। तो ये देखो, ये वही चीज़ है। ये देखो, ये फोटो सील्स के बारे में। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर में बन सकता है और बहुत अच्छे से बन सकता है, और इसमें आंसर भी आप बहुत अच्छे से लिखोगे। तो यहाँ पर बोला जाता था कि सील्स एंड सिलिक्स वर यूज्ड टू फैसिलिटेट द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जब आपने क्या करना है, किसी को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करना है, या उससे आपने कुछ चीज़ खरीदनी है या उसको देनी है, जो भी करना है, आपने कम्युनिकेशन ही हो रहा है एक तरीके का, तो उस चीज़ को ये फैसिलिटेट करता था। और बोला जाता था कि बिफोर सेंडिंग द प्रोडक्ट टू अनदर प्लेस इट वॉज फर्स्टली टाइड विद रोप ऑन द नोट सम वेट क्ले एंड द अफिक्स्ड। मतलब कि जो भी हम चीज़ मतलब भिजवा रहे हैं या जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता था, पहले एक नोट बनाया जाता था, है ना। और माना जाता था कि जब ये क्या होती है, जो ये सील आ रही है, ये क्या है, आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, किसकी? सेंडर की। सपोज कीजिए कि आप एक ब्रदर हैं और आप विदेश में रहते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार आया, आपकी बहन ने आपको राखी दी, राखी भिजवाई कुरियर करके। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसने भिजवाई है? वैसे आपको पता है कि आपकी बहन ने भिजवाई है, बट कोई और भी तो हो सकती है, तो उसमें लिखा रहेगा ना आपकी बहन का नाम, तो वो सेंडर की आइडेंटिटी को उसने रिप्रेजेंट किया। उसी तरह ये सील भी उसी तरीके का काम करती थी, ये फैसिलिटेट करती थी आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। रिसीवर को तो उसका एड्रेस पता है, बट सेंडर की आइडेंटिटी के बारे में पता चलता था। और ये भी बोला जाता था कि अगर ये सील बिल्कुल सही सलामत पहुंचती थी, इसका मतलब इसके साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की है। बट कभी कभार क्या होता था, लोग कोई छेड़ ले, कुछ कर ले, तो इससे पता चलता कुछ तो झोल किया है भाई, है ना। ये सब चीज़ें बताए हैं। और जो इनकी सील थी, ये बहुत डिस्टिंक्टिव आर्टफैक्ट था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। और ये जो सील बनाई जाती थी, ये कौन से स्टोन से बनती थी? स्टीटाइट से। द सील कंटेन एनिमल्स एंड साइन, शेप्स एंड मोटिव्स। जो ये सील में जो साइन बने हुए हैं, आज के टाइम पे तो लिखा हुआ होता है, बट उस वक्त क्या होते थे, कुछ एनिमल्स की ड्राइंग बनी हुई रहती थी, कुछ साइंस बने रहते थे, तो ये कुछ शेप्स और मोटिव्स मतलब इन चीज़ों को दर्शाते थे, ठीक है। ये तो थी चलो आपकी सील की बारी। अब हम बात करते हैं कि स्क्रिप्ट कैसी थी हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो बोला जाता है कि जो हड़प्पन की सिविलाइजेशन है वो अनिजमेटिक स्क्रिप्ट है। अनिजमेटिक क्यों बोला जाता है? अनिजमेटिक का मतलब है कि जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सकता, अनडेसिफर्ड है। थोड़ी एक इंटरेस्टिंग यूनिक सी स्क्रिप्ट निकली। क्यों? एक तो इसको उल्टा लिखा जाता था, आप लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे, ठीक है, पहली बात ये। दूसरा, इसकी एक अलग ही लाइन ऑफ राइटिंग थी, मतलब इसको हम कभी समझ ही नहीं पाए। इसमें क्या नेम और टाइटल की जगह क्या होते थे, साइंस होते थे, अलग अलग तरीके के एनिमल्स, ये सारी चीज़ें बनाया करते थे। देखो ये आपकी हड़प्पन स्क्रिप्ट है। ये पता नहीं क्या क्या है, ये चरखा, ये दिल, और ये काजू कतली वाला बादाम जैसा शेप, ये ग्रेटर वेटर ऐसे कर करके ये कुछ जो साइन है, ये स्क्रिप्ट है। ये देखो मैं ही नहीं पढ़ पा रहा, तो हिस्टोरियंस कैसे पढ़ेंगे जिनको इतना कुछ पता है ना। तो यहाँ पे वही बता रखा है। और करीबन करीबन इन्होंने बताया है इसको अनडेसिफर्ड है टिल डेट। आज तक जो हिस्टोरियंस है वो इसका पता ही नहीं लगा पाए कि ये है क्या भाई। मतलब इतनी ज़्यादा ये हमारी जो स्क्रिप्ट है ये इतनी टफ है। वरना अगर इतना कुछ हमने बिना स्क्रिप्ट के पता लगा लिया, अगर स्क्रिप्ट पता चल जाती तो हमें एक्चुअल चीज़ पता चल जाती है हड़प्पा के बारे में। और बोला जाता है कि आज भी इसके कितने साइन हैं इस स्क्रिप्ट के, ये तो अभी इतने दिख रहे हैं, पर टोटल 375 से लेके 400 साइंस अभी भी समवेयर इनके बने हुए हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बट ये लोग क्या लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट। ये लोग
सुलटे से उल्टा लिखते हैं और हम लोग उल्टे से सुलटा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बता रखा है इन्होंने। ओके, यहाँ पे ये भी चीज़ बता रखा है, जो सील्स थी उसमें कुछ कॉपर टूल्स, जार्स, बोन रॉड्स, कॉपर एंड टेराकोटा टैबलेट्स एंड ज्वेलरी, बोन एंड एंशिएंट साइन बोर्ड, ये सारी चीज़ें इस मतलब इन साइंस में ये सब चीज़ें इनको मिलती थी मतलब, ठीक है। वेट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इन लोगों के यहाँ वेट करने का एक अलग ही एक तरीके से यूज़ होता था। जैसे हम आज के टाइम पे वो लोहे की वो हैवी वाली वो यूज़ करते हैं ना 1 kg 2 kg की, तो उस टाइम ये सब चीज़ें नहीं होती थी। उस टाइम यहाँ पे एक पत्थर होता था, तो जो एक्सचेंजेस होती थी वो इसी प्रिसाइज सिस्टम के थ्रू होते थे वेट के, जिसको चर्ट बोलते थे। ये क्यूबिकल कॉनिकल शेप का एक क्या था, पत्थर था जिसमें वजन होता था। इसी के थ्रू ये लोग क्या करते थे, आदान प्रदान कराया करते थे सामानों का। ये कुछ डिटेल्स हैं, बाइनरी डिटेल्स, जो कि इन्होंने बता रखी है इसके बारे में कि ये चीज़ें इस स्टीटाइट्स के थ्रू मिलती थी, ठीक है। अच्छा, एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में अब हम बात करते हैं, हड़प्पा की। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि इज देयर इज एनी एंशिएंट अथॉरिटी ऑफ हड़प्पा हु रूल और नॉट, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें आपको बताना है, तो यहाँ पर यही चीज़ बता रही है, मैं आपको बताता हूँ, एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी इससे। तो अकॉर्डिंग टू सम आर्कियोलॉजिस्ट, हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर्स एंड एवरीबडी इंजॉयड इक्वल स्टेटस। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एविडेंस के बेस पे है, तो एविडेंस तो चलो ठीक है माना जाता था, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता था कि यहाँ पर क्या है कि कोई एंशिएंट अथॉरिटी थी कि नहीं थी। तो एंशिएंट अथॉरिटी के बारे में इन्होंने यही बोला है कि यहाँ पर कोई राजा रूल नहीं करते थे, सबको इक्वल स्टेटस मिलता था। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये भी बोलते थे कि यहाँ पे सिर्फ राजा ही रूल करते थे और पब्लिक को अधिकार नहीं होता था, पर कुछ लोग बोलते थे यहाँ पे पब्लिक और राजा दोनों मिलकर रूल करते थे। तो मतलब हर एक आर्कियोलॉजिस्ट की अलग अलग प्रोबेबली थिंकिंग थी, तो कुछ क्लियर नहीं था। और यहाँ पर एक स्टोन मिला है हमें, पर एक चीज़ हमें ज़रूर मिली है किंग के बारे में, कि यहाँ पे एक प्रीस्ट किंग नाम का एक किंग का हमें स्टैचू मिला, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि हमें सिर्फ इतना आधा आधा तक दिख रहा है, जिसका एक हाथ नहीं है, और इसको प्रीस्ट किंग बोलते हैं। माना जाता था कि ये इनकी रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर भी देखने को मिला है, जो कि एक मैन है जो कि स्टैंडर्डाइज पोस्चर में खड़ा है, सिटेड विद 1 हैंड ऑन द नीज में, अपने घुटनों में खड़ा है ऐसे करके। बोला जाता था कि ये प्रीस्ट किंग मतलब जो था रिलीजन प्रैक्टिस इंडस वैली की, ये रिचुअल प्रैक्टिसेस में यूज़ मतलब किया करते थे, बट इसके पास एक पॉलिटिकल पावर भी होती थी, ऐसा बोला जाता है, ठीक है यहाँ पे। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के क्या ओपिनियन थे। कोई बोलता था यहाँ पे कोई रूल नहीं करता, यहाँ पे सब इक्वल स्टेटस लेकर चलता है, बट कोई बोलते हैं यहाँ पे कुछ राजा थे भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे ये देखिए, ये पेन है, किसी ने कहा था इक्वल स्टेटस है, किसी ने कहा कि भाई नहीं नहीं यहाँ पे राजा रूल करते थे, कोई कहता था ना ना यहाँ पे प्रजा राजा दोनों रूल करते थे। तो यहाँ पे मतलब क्लियर ही नहीं था इनका। अच्छा, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, इतनी ज़्यादा प्लान्ड सिविलाइजेशन, ये विलुप्त हो कैसे गई, दब कैसे गई? तभी तो इसका एक्सकवेशन किया गया। मतलब आज भी हम लोग पता नहीं लगा पाते कि भाई ये इतनी अच्छी जो सिविलाइजेशन थी ये विलुप्त कैसे हो गई। तो चलिए आइए जानते हैं और इस चैप्टर को एंड करते हैं। फिर हमें यहाँ एविडेंस के थ्रू पता चला कि 1800 BCE में क्या हुआ था। जो मैच्योर हड़प्पन साइट थी हमारी, जो कि चोलिस्तान थी, तो वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई थी, एबेंडेंट यानी प्रॉस्पेरस हो गई थी, बहुत अच्छे से इसमें पॉपुलेशन फल फूल रही थी, बहुत अच्छी रिसोर्सेज सब चीज़ें। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी पॉपुलेशन, गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में खूब अच्छा प्रोडक्शन हो रहा था। यहाँ पे वो बता रहे हैं सिविलाइजेशन के लिए, इन द फ्यू हड़प्पन साइट दैट कंटिन्यू टू बी ऑक्यूपाइड आफ्टर 1900 BC दैट अपीयर्स टू हैव बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर। चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम लोगों के पास क्लियर प्रूफ तो था नहीं, जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने सिर्फ एक अंदाज़ा ही तो लगाया था, है ना, जो उनको प्रूफ मिला। तो उन्होंने उस अंदाजे को कैसे लगाया, बोला गया यार शायद क्या पता ऐसा हुआ होगा कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा आया होगा कि जो पॉपुलेशन जो थी इनकी वो सडनली यहाँ से कहीं और छोड़ के चली गई हो, इसलिए ये विलुप्त हो गई, दब गई। या तो किसी ने कहा इन लोगों ने इतना ज़्यादा शहरीकरण के चक्कर में इतने पेड़ काट दिए कि इन लोगों के पास कुछ करने को हुआ ही नहीं और इनको ज़बरदस्ती क्या करना होगा, इनके यहाँ डिफॉरेस्टेशन हुआ, डिफॉरेस्टेशन से इनके यहाँ लाले पड़ गए एक तरीके से, तो इस वजह से भी इसका अंत हो गया हो। या इन्होंने बताया क्योंकि आपको पता है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे फ्लोरिश थी, तो इनको लगा क्या पता बाढ़ ना आ गई हो, बाढ़ की वजह से ये शहर डूब गया हो, लोग मर गए हों, तब ये विलुप्त हो गई। किसी ने कहा यहाँ पर यार नेचुरल डिज़ास्टर, मतलब भूकंप हो गया, आपकी सुनामी हो गई, बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें,
या जब इनकी नदी सूख गई इस वजह से इनको शिफ्ट करना पड़ा एक जगह से दूसरी जगह, या इन्होंने ओवर यूज़ कर लिया लैंड का इस वजह से भी। तो जितने भी हमें एविडेंस मिले तो ये सब हमें कहाँ देखने को मिले कि जो सिविलाइजेशन का अंत हुआ कहाँ कहाँ देखने को मिला। डिसअपेरेंस ऑफ सील्स में, स्क्रिप्ट्स में, बीड्स में, पॉटरीज में, और जो भी इनका वेट सिस्टम था उस स्टोन में, और ये सारी चीज़ों में हमें इनको देखने को मिला। और हमें ये देखने को मिला कि हाँ यार कैसे इन सिटीज़ का डिक्लाइन होना शुरू हो गया, या कैसे ये जो सिटीज़ थी ये एंड हो चुकी थी। तो ये था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड। तो यहाँ पे देखिए आपको इन्वेजन के बारे में बता रहा है। एंड अब हम ये लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपना, कनिगम की कन्फ्यूजन, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है हमेशा। एंड देन फिर हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। यहाँ पे स्टोरी बताई जा रही है कि जो हड़प्पा की जो भी शुरुआत हुई सिविलाइजेशन की, तो वो हमें कैसे पता चला। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे मतलब इन रिमेन्स के बारे में पता लगाया। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो हमारे मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने सबसे पहली साइट हड़प्पा को ही डिस्कवर किया था। तो इनको कोई सडनली यहाँ से मतलब प्रूफ नहीं मिला कि यहीं से खुदाई मिली। या तो क्या होता था कि उस जगह पे जहाँ पे दबा है वहाँ पे फ्लड आने के चलते से जो मिट्टी थी वो एक जगह से दूसरी जगह बही, जब तो वहाँ पे कुछ हमें एविडेंस मिल गया कि हाँ यार यहाँ पे कुछ है। तो हम लोगों ने जब उसको डिग किया, खोदा, तो हमें पता चला कि हाँ यार यहाँ पे कुछ है। जब और खोदा तो हमें तब जाके इस हड़प्पा की जो ये सिविलाइजेशन थी हमें इसके बारे में पता चला। अब यहाँ पर हमारे एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है कनिगम, अलेक्जेंडर कनिगम। उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या थे हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या हुए थे, 19th सेंचुरी में आए थे, और ये क्या करते थे, क्या प्रेफर करते थे कि ये लोग जो वर्ड्स हो गए, टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन, इन सब चीज़ों को ही यूज़ करें अपने इन्वेस्टिगेशन में। इनफैक्ट जो कनिगम थे इनको क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कैसी दिक्कतों का? जो कनिगम थे ना, उनको आर्कियोलॉजी में जो ये इंटरेस्ट था इस हिस्ट्री के बारे में जानने का, वो बहुत ज़्यादा था। और तभी इन्होंने सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल जो जनरल थे यही बने, और तभी इन्होंने आर्कियोलॉजी की शुरुआत करी कि कैसे एक्सकेवेशन होता है इन चीज़ों का, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई कि इनको इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था। तो जो हमारे चाइनीज़ ट्रैवलर थे उनके अकाउंट से इन्होंने इन चीज़ों के बारे में जानकारी निकाली, उसको देखा, बट वो सब चीज़ें इनके थ्रू मैच नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही थी, और ये अपनी इन्वेस्टिगेशन में इसको ढंग से लगा नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कनिगम की कन्फ्यूजन में पढ़ने को मिलेगी। तो 19th सेंचुरी में तो आपने पढ़ा कि कैसे हमारे जो अलेक्जेंडर कनिगम थे, जिनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, जिन्होंने आइडिया दिया था एक्सक्लेवेशन करने का, क्योंकि मैंने बताया था इनका इंटरेस्ट था। इन्होंने कैसे इनकी कन्फ्यूजन हुई चाइनीज़ ट्रैवलर्स के अकाउंट्स के थ्रू। बट 20th सेंचुरी में यहाँ पे दयाराम साहनी आते हैं, जिन्होंने हड़प्पा को फाउंड किया इन 1921 में। ठीक है, फिर देन यहाँ पर 1924 में राखलदास बनर्जी आते हैं, जिन्होंने मोहनजोदाड़ो को फाउंड किया। एंड देन यहाँ पर जॉन मार्शल आते हैं। थोड़ा सा जॉन मार्शल के बारे में देख लेते हैं। ये भी क्या थे, हमारे डायरेक्टर जनरल थे ASI की, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, जिन्होंने क्या किया था, एक नई सिविलाइजेशन के बारे में जो हमने करी थी उसी को इन्होंने आगे मतलब डिस्कवर किया। जो मतलब हमारे कनिगम थे या जितने भी हमारे जिन्होंने आर्कियोलॉजी के बारे में बताया, तो इन्होंने उसी चीज़ को कंटिन्यू किया इस रिसर्च को, कि इन्होंने जॉन मार्शल ने। और फिर यहाँ पर एक हमारे राइटर है जिनका नाम है SN रॉय। तो ये क्या करते हैं, अपनी बुक में इस चीज़ के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो अगर ये क्वेश्चन MCQ में पूछता है बोर्ड में, हर साल आता है कि जो स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो आप बता देंगे SN रॉय जी के द्वारा। इन्होंने बताया कि कैसे जो मार्शल जी थे उन्होंने इंडिया को लेफ्ट किया, और बहुत सारी चीज़ें। फिर दिस वॉज बिकॉज सिमिलर टिल देन अनडेंटिफाइड सील्स वर फाउंड एट एक्सकवेशन एज मेसोपोटामियन साइट्स। तो जो हड़प्पा से हमारी सील्स मिली वो बिल्कुल किससे सिमिलर थी, मेसोपोटामिया से। और मैंने आपको बताया कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से सिमिलर थी, किसकी, हमारी। ठीक है, ओके। और जो हमारे जॉन मार्शल थे, ये फर्स्ट ऐसे डायरेक्टर जनरल थे जिन्होंने क्या किया था, इंडियन आर्कियोलॉजी में एक चेंज लाया। कैसा चेंज? क्योंकि ये पहले से प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने वर्क किया इंडिया में, और उसमें कैसा एक्सपीरियंस मिला इनको, ग्रीस एंड क्रीट टू द फील्ड, जिससे इनको बहुत ज़्यादा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। मोस्ट इंपॉर्टेंटली थ्रू लाइक कनिगम ही
टू वॉज इंटरेस्टेड इन स्पेक्टिकुलर फाइंड्स, ये भी कनिगम की तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन चीज़ों में, और ही वॉज इक्वली कीन टू लुक फॉर पैटर्न्स ऑफ एवरीडे लाइफ। और ये एक चीज़ बोलते थे कि भाई हमें हर इस सिविलाइजेशन में ऐसा मिला, पर हमें लोगों की दिनचर्या डेली लाइफ के बारे में नहीं मिला। तो ये इस चीज़ को भी मतलब देखने के बहुत ज़्यादा उत्सुक में आते थे कि लोगों की डेली लाइफ में क्या हो रहा होगा, ये सारी चीज़ें, है ना। अच्छा, न्यू टेक्निक एंड क्वेश्चन, एंड देन फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर नई टेक्निक्स एंड क्वेश्चंस आए। भाई लोगों ने बोला तुम लोग खोद रहे हो, कितना समय लगता है, बहुत सारी चीज़ें आर्कियोलॉजी को लेके। तो यहाँ पे आर.एम. व्हीलर थे, जो भी ये भी जनरली थे एएसआई के। तो ये लोग क्या करते हैं, ये बताते हैं, ये क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और ये बोलते हैं कि भाई हम क्या करेंगे, स्टैटिग्राफी करेंगे। जो क्या करता है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ता है, मतलब इस मिट्टी के साइल की जो भी इन चीज़ों की स्टडी करता है, इसको स्टैटिग्राफी बोलते हैं, राइट। तो ये बोलते हैं कि भाई क्यों हम खोदें, क्यों डिग कर कितना समय वो करें, हम इससे अच्छा हम क्या करें। इन्होंने यही बताया कि हम क्या करें भाई, हम क्यों इतनी वो करें, इससे अच्छा हम क्या करेंगे, वर्टिकली और हॉरिजेंटली। मतलब इन्होंने बताया कि खोदने का भी एक स्टाइल होता है, एक्सकवेशन करने का भी एक स्टाइल होता है, और कैसे हम टूल्स को यूज़ करेंगे, मिलिट्री को यूज़ करेंगे, ऐसे करके नहीं। तो इन्होंने इस नई टेक्निक्स को लाया, इन क्वेश्चंस का जवाब दिया कि इन्होंने आर.एम. व्हीलर ने। ओके, अब लास्ट टॉपिक है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। अब हम देखेंगे कि कैसे जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे वो पास्ट को कैसे मतलब देखकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करते थे, और कैसे वो फाइंड्स जो भी इनको मिलता था उसको कैसे क्लासीफाई करते थे, राइट। हमने क्या चीज़ देखी, जो हड़प्पन की साइट जो स्क्रिप्ट थी बोले या जो सील थी, वो इतनी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इससे हमें पता नहीं चल पाया, ये एक एनिग्मेटिक यानी एक अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट थी, हम पढ़ नहीं पाए, तो हमें उससे तो नहीं पता चला। पर जो हमें मटेरियल्स एविडेंस के रूप में वहाँ से मिले, उससे तो हमें बहुत कुछ पता चल गया, जैसे पॉटरी टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स, हमारा ग्रेट बार टैंक। तो इससे ही हमने हड़प्पा के बारे में कितना कुछ जानने को मिला, ठीक है। और साथ ही साथ इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ओनली ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट वुड हैव बीन थ्रोन अवे, अदर थिंग्स वुड प्रोबेबली हैव बीन रिसाइकल्ड। हमें ये चीज़ बोला कि जो बिल्कुल यूज़ ही में नहीं आ रहे थे उन्हीं को थ्रो करते थे, वरना ये वेस्ट वाली चीज़ों को, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे यूज़ करते थे भाई। ये लोग क्या करते थे कि इतने अच्छे क्राफ्ट प्रोडक्शन में स्किल्ड थे, बट ये क्या करते थे, वेस्ट प्रोडक्ट का भी कुछ अच्छा बना लेते, पर जो कुछ ऐसे वेस्ट थे जिनका कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये उनको फेंकते थे, वरना ये हर चीज़ को अच्छे से रिसाइकल करते थे, ये बताया इन्होंने। अब बात करते हैं क्लासीफाइंग फील्ड्स। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था ना कि वो सडन क्वेंस वाला जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिखाया था अभी पहले टेबल में, वहाँ से वो दे रखा था सिलबट्टे के बारे में और पूछा यहाँ से था। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, चाहे वो घुमा फिरा के कैसे भी पूछे, ठीक है। रिकवरिंग आर्टिफैक्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज। मतलब जो भी हम आर्टिफैक्ट्स को हम रिकवर कर रहे हैं, तो ये मतलब हम इससे क्या बिगनिंग हो रही है, आर्कियोलॉजिकल एंटरप्राइज ही तो बिगनिंग हो रहा है कि नए नए आर्कियोलॉजिस्ट आ रहे हैं भाई, वो लोग अपनी अपनी एक्सपीरियंस, अपनी अपनी नॉलेज के थ्रू यहाँ से आर्कियोलॉजी क्लासीफाइंड कर मतलब हमारी हेल्प कर रहे हैं इस एक्सकवेशन को करने में, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट देन क्लासीफाई द फाइंड्स, और तब फिर वो इन फाइंड्स को क्लासीफाई कर पा रहे हैं। वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ मटीरियल्स। एक सिंपल क्लासिफिकेशन क्या है आर्कियोलॉजी करने का, मटेरियल्स की फॉर्म में, कि हमें कुछ स्टोन्स मिल जाएं, क्ले, मेटल, बोन, इवोरी यानी वो नीडल्स हो गई, एट्सेट्रा। द सेकेंड एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, लाइक आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर फॉर इंस्टेंस एन आर्टफैक्ट इज अ टूल और अ ऑर्नामेंट और बोथ और समथिंग मींट फॉर अ रिचुअल यूज। अब जो भी उसको मिल रहा है, चाहे वो ऑर्नामेंट है चाहे वो टूल है, तो उसको अब दो मतलब निकालने पड़ेंगे, या तो वो इसको किसी चीज़ में यूज़ करते थे और यूज़ करते तो क्या पता अब एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट क्या पता वो उसको रिचुअल यूज़ में यूज़ कर रहे हो, अब किस यूज़ में कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर वो चीज़ को फाइंड करना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लाइक, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफैक्ट इज ऑफन शेप्ड बाय इट्स रिजेंबलेंस विद प्रेजेंट डे थिंग्स। और जो भी हमें मिलता है वो हमारी प्रेजेंट चीज़ को कनेक्ट करता है, राइट। जैसे बीड्स हो गई, क्वेन, स्टोन बेड्स एंड पॉट्स आर ऑब्वियस एग्जाम्पल, जो कि आज हम देख ही रहे हैं। हम अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से हमेशा कनेक्ट करते हैं, और इस चैप्टर को हमने बिल्कुल प्रेजेंट से कनेक्ट किया है कि पहले की हमारी टेक्नोलॉजी कैसी थी और वो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बिल्कुल मैच्ड है, तभी तो ये हम इसको प्लान्ड और अर्बन सेंटर के अंदर लेते हैं, है ना। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। सो यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर कुछ आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में कंस्ट्रक्ट करने में जो जो दिक्कतें आई थी, या क्या हमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में यहाँ से पता चलता है, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे टेराकोटा फिगर है, एक वुमेन की आपको दिख रही होगी, फिगर दिख रहा होगा एक वुमेन का। तो ये टेराकोटा मिट्टी जो होती है उससे बनाई गई है इस वुमेन की। तो ये एक जो है ये हैवीली जॉइंड विद हैवी ड्रेसेस,
ये जो ड्रेस दिख रही है ये आपको बहुत हैवी दिख रही होगी, क्योंकि इसमें जो ये टेराकोटा बुल की जो ये मॉडल है इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। और इसको इन्होंने नाम दिया रिगार्ड टू द मदर गॉडेस। माना जाता था कि ये इनकी मदर गॉडेस है, मतलब इनकी कोई गॉड भगवान है। ये रिलीजियस प्रैक्टिस से भी क्वेश्चन पूछ सकता है अगर आपसे, तो उसमें आप ये आंसर देंगे कि इसको मदर गॉडेस के रूप में माना जाता था, वहाँ की कुल देवी के रूप में, ठीक है। फिर वहाँ से हमें एक प्रीस्ट किंग का स्टैचू मिला था, जो कि क्या था, एक स्टोन स्टैचू ऑफ अ मैन इज स्टैंडर्डाइज पोस्चर सिटेड विद वन हैंड ऑन द नी। एक स्टैंडर्ड पोस्चर का एक आदमी का हमें एक स्टैचू मिला जिसका एक हाथ था और वो अपने घुटनों के बल पे खड़ा है, जिसको उन्होंने नाम दिया प्रीस्ट किंग। ये भी रिलीजियस प्रैक्टिस के अंदर काउंट किया जाता है। और साथ ही साथ स्ट्रक्चर लाइक ग्रेट बार टैंक ऑल्सो हैड अ रिचुअल सिग्निफिकेंस। प्लांट मोटिव्स आर थॉट टू इंडिकेट नेचर वर्शिप। जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे, जो रिचुअल जो रिचुअल प्रैक्टिसेस होती थी ग्रेट बार टैंक की, तो ये ग्रेट बार टैंक भी मतलब सिग्निफाई करता था इनकी रिचुअल प्रैक्टिसेस को। साथ ही साथ जो प्लांट्स के मोटिव्स हो गए साइन वगैरह में, जो आपने सील्स वगैरह में देखे होंगे, तो इससे एक चीज़ हमें पता चली कि ये लोग क्या करते थे, नेचर की वर्शिप किया करते थे। साथ ही साथ इनको एक सींग वाला एक वन ऑन एनिमल मिला जो डिपेक्ट करता था इनकी सील में। तो वो क्या बताता था कि ये एक ऐसी फिगर थी जो कि सिट मतलब बैठती थी क्रॉस लेग करके एक योगिक पोस्चर की फॉर्म में, जो कि और सारे एनिमलों से सराउंडेड यानी बीच में रहता था ये, जिसको इन्होंने नाम दिया प्रोटोशिवा। इसको नंदी भी बोलते थे क्योंकि एक सिंग नंदी का ही होता था, तो ये बताया गया है। तो इसको प्रोटोशिवा भी बोलते थे इस एनिमल को, इसको नंदी बोला जाता था बेसिकली। और एक यहाँ से एक हमें एक कोनिकल शेप का स्टोन मिला जिसको उन्होंने नाम दिया लिंगास, यानी जो शिव जी की लिंग देखिए ना अपने, जो शिव जी की वो हमारी जो बोलते हैं शिवलिंग बोलते हैं जिसे, तो उसी तरीके की लिंगास थी, बिल्कुल क्यूबिकल शेप की। तो ये हमने रिकन्स्ट्रक्ट करी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में जो यहाँ पे इन्होंने बताई थी। सो आई होप आप सभी को ये जो चैप्टर है ये अच्छा लगा होगा। और मैंने 1 घंटे में बहुत सारी कोशिश की है कि आपको मैं बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा पाऊँ। मैंने पूरी एनसीईआरटी कवर की है एंड अपनी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो आई होप आप सभी को ये आज का चैप्टर पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा बाय शेयरिंग द वीडियो एंड काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे हम लोग अच्छे से मोटिवेट हो सकें। एंड कमेंट करके कोई भी भूल चूक हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा अभी से फर्स्ट अटैम्प्ट ही आपको कराने के लिए, बट मैं बेस्ट दूंगा आपको अपनी तरफ से करने के लिए। तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपनी ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपने टीचर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि देखते हैं उनको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। और वैसे मैं अपनी तरफ से बिल्कुल बेस्ट एंड क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1 शॉट वीडियो जल्दी आपके लिए आई जाएंगी। अभी आप लोग इस लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी वीडियो को जरूर देखें। साथ ही साथ आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक लेके खोल सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।